चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो इस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स का वो कलर पूछे तो ये जो कोबाल्ट है ना, इसका कलर पिंक होता है, ये पिंक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आप इसको याद ही रख लो, कोबाल्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इसका पिंक कलर होता है। PtCl4.2HCl। अब इसको देखो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपन, PtCl6 और H2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो +4, वहीं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो +6। तो प्राइमरी वैलेंसी 4 होगी और सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। अब वो बोल रहा है देखो मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया, उसने बोला देयर इज नो प्रेसिपिटेट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर एक भी Cl नहीं है, सारे के सारे Cl ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए हमने 6 के 6 Cl अंदर रख दिए और PtCl6-2 बना दिया। ठीक, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट x -6 = -2, तो x = -2 + 6, तो x = +4। तो ये प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज प्राइमरी वैलेंसी, और कितने लिगेंड से सराउंडेड है वो सेकेंडरी वैलेंसी। द बॉन्ड इन K4FeCN6, देखना सबसे पहले आयनिक बॉन्ड +4 -4, फिर इसके C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये जो Cn है ये आयरन के साथ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट। तो आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, तीनों तरह के बॉन्ड है इसमें, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर PtCN4-2 कॉम्प्लेक्स आयन विल बी। देखो अब प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, निकल का तो याद है, निकल के नीचे ही प्लेटिनम आता है, तो हम निकल की बात करते हैं। निकल होता है 28, तो आर्गन 4s2 3d8। अब यहां प्लेटिनम है, अब प्लेटिनम की बात करें तो यहां 4s2 की जगह आ गया 5s2 और 4d8। अब यहां पर प्लेटिनम क्या है, +2 है, x - 4 = -2, तो x = +2, तो ये हो गया +2, तो 4s कर दो खाली। अब d में कितना बचा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो प्लेटिनम के साथ ये जो Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसको यहां शिफ्ट करा देगा तो अंदर का d खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आप भरोगे 4d, मतलब d का 1, s का 1 और p के 2, तो ये हो जाएगा DsP2, तो इसका हो जाएगा DsP2 और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और ये जो कंपाउंड है ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, पूरी तरह पेयर्ड हो जाएगा। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। आगे बढ़ते हैं। द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, इसमें से कौन टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये DsP2 होता है। तो DsP2 याद कर लो कौन कौन से हैं, NiCN4-2, ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद कर लो, याद ही करना पड़ेगा। CuNH3-4+2, इसमें जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 3d वाला, वो 4d में एक्साइट हो जाता है, तो DsP2 इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन आता है। PtCl4-2, प्लेटिनम वाले जितने भी हैं सब DsP2 होंगे, पैलिडियम वाले भी PdCl4-2 ऐसा भी दिया ना तो भी DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये याद ही कर लो इनको, ये बार बार आने वाले हैं। अब देखो कोबाल्ट विथ ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और अंदर वाला D इन्वॉल्व होगा, मतलब 3d वाला D इन्वॉल्व होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, ये याद रखने वाली बात है। ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप इज, अभी मैंने क्या बताया था, PtCl4-2 DsP2 स्क्वायर प्लेनर, वैसे ही प्लेटिनम के नीचे पैलिडियम,
PdCl4 -2, ये भी DsP2 है, DsP2 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 सब स्क्वायर प्लेनर। तो बचा क्या, NiCl4 -2, बस ये टेट्राहेड्रल होगा। तो ये देखो ये सभी DsP2 हैं, स्क्वायर प्लेनर हैं। अगला क्वेश्चन, NiCl4 -2, अभी मैंने बताया देखो Cl क्या वीक फील्ड लिगेंड है और वहीं CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे तो ये आएगा डायामैग्नेटिक, और ये होगा पैरामैग्नेटिक और ये होगा टेट्राहेड्रल। देखो यहां पर दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं और एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा डायामैग्नेटिक है। तो NiCO4 इज डायामैग्नेटिक, सही बात है, NiCO4 इज डायामैग्नेटिक, तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक तो हैं ही नहीं। NiCl4 -2 इज पैरामैग्नेटिक, बोथ नहीं, ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। The spill only magnet moment of MnBr4 -2 is this. The geometry of complex ion is Mn, Mn का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। अब यहां पर Mn x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, तो Mn हो जाएगा +2, ये हो गया आर्गन 1 2 3 4 5 4s 4p, ठीक है। अब देखो Br क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, शिफ्टिंग तो होनी नहीं है यहां पर, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही रहेंगे। अब 4 Br आप यहां भर दो, 4 Br यहां भर दिए तो क्या हो गई sp3 टेट्राहेड्रल। तो शेप तो हो गया टेट्राहेड्रल लेकिन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट 5.9। देखो मैग्नेटिक मोमेंट से अगर आपको दिया है, जैसे उन्होंने दिया 5.9, तो जो आगे वाली टर्म है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 4.9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, वहीं 5.9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो यहाँ पर जो हमको शेप देखने को मिल रहा है वो sp3 और टेट्राहेड्रल देखने को मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में भी है। 38, the hybridization of central metal ion in K2NiCl4 hybridization। अब देखो Ni है निकल और Cn है, शिफ्टिंग होनी है, शिफ्टिंग होनी है और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। वहीं इसमें ये +2 ये -2, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी हो जाएगी sp3। तो DsP2 और sp3, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द correct statement is CONS3 whole 6 + 2 is paramagnetic। MnBr4 -2 टेट्राहेड्रल है, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाँ ये इनकरेक्ट है। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब NO2 हो, SCN हो या CN हो, जब ये तीन हो तब लिंकेज होता है, तो यहां तो है ही नहीं लिगेंड में ये, तो इनकरेक्ट ये है। Among the following ion, which one has the highest paramagnetism? किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? अब देखो ये तो डायामैग्नेटिक, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, इसमें एक अनपेयर्ड है Fe+2, हाँ Fe+2 में 4 अनपेयर्ड है और क्रोमियम +3 में 3 अनपेयर्ड है। करके देख लो कॉन्फ़िगरेशन Fe+2, Fe26 आर्गन 4s2 3d6, अब +2 ये गया तो d6 में देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड हो गए, तो ये हो गया बी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, इसमें अनपेयर्ड एक आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जाएगा n+1 का रूट, n+2 सॉरी n+2 का रूट, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब कॉपर +2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, √3 is 1.73। Which of the following is paramagnetic? पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन होगा? ये होगा डी, ये वीक फील्ड लिगेंड है ना,
ये वीक फील्ड है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करा देंगे। द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज 2.84, द करेक्ट वन इज। अब समझना, यहां पर इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट दिया 2.84, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, कैसे, ये जो आगे वाली डिजिट है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब समझते हैं, पहला D4 बना दो 1 2 3 4, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कराओ T2G और Eg। अब 4 बनाने तो 1 2 3 एंड 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। तो यहां पर जो D4 है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आ जाएगा तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाएगी और नीचे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो भाई 2 ही अनपेयर्ड तो चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर अब देखो D2 इन वीक फील्ड लिगेंड, D2 इन वीक फील्ड लिगेंड ऐसा कुछ, इसमें भी तो 2 अनपेयर्ड मिलेंगे। चलो ठीक है, आप तो यही टिक करो A, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, देखो जो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ज़्यादा T2G और Eg में स्प्लिटिंग कराएगा, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इन सब में से जो स्ट्रांग लिगेंड है वो है अमोनिया, तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग ये कराएगा, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा उसमें होगा। उसके लिए अपन को पूरी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट। अब देखो सबसे आखिरी में आते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वाटर इससे पहले आता है लिगेंड की कैटेगरी में, Cn तो सबसे आगे आता ही है, तो यहाँ पर Cl जहाँ पर आए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें स्प्लिटिंग मिनिमम होती है। अब देखो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ चीज़ें हटा दो, जैसे ये ट्राईफिनाइल ये नहीं आता, बाईफिनाइल नहीं आता, पिरिडीन ये नहीं पूछा जाता, ये OH नहीं पूछा जाता, ठीक है। देखो ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आखिरी में है, तो ये सब हटा दो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आखिरी में, इससे पहले ऑक्सलेट है, ये हटा दो। वाटर पहले है, ठीक है, ये रहने दो। सबसे पहले CO CN NO2 EN अमोनिया EDTA NCS वाटर ऑक्सलेट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा Cn, ये तो पहले ही हटा दो, फिर तो सबसे ज़्यादा Cn का है, फिर वाटर का है, ये देखो ये ऑर्डर है। अब जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। Which of the following configuration of ion has zero crystal field stabilizing energy in both strong and weak field ligand? देखो crystal field stabilizing energy क्या होती है एक बार मैं समझा देता हूँ। अब जैसे ये D है और यहाँ आ जाएगा T2G और इसके ऊपर आ जाएगा Eg, ठीक। अब ये जो है ये है -0.4 डेल्टा नॉट और ये हो जाएगा +0.6 डेल्टा नॉट, है ना। इसमें हो जाएगा इंटू T2G इलेक्ट्रॉन और इंटू Eg इलेक्ट्रॉन। अब समझना बात को, ये प्लस में ये माइनस में, अगर इंटू 2 कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा और इंटू अगर 3 कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा। अब ये +1.2 ये नीचे -1.2, तभी 0 हो पाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो देखो यहाँ 0.6 डेल्टा नॉट, अगर Eg इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है, ये हो गया प्लस में तो ये हो गया 1.2, और 0.4 डेल्टा नॉट और T2G इलेक्ट्रॉन अगर 3 हैं तो दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा -1.2, ये हो जाएगा +1.2, और ये प्लस और माइनस बराबर हो गए
तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल सिंपल सी बात, जो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी 0 तब होगी जब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। T2G में 3 और EG में 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए T2G में 3 EG में। अब यहां पर अच्छा, आयन विच हैज जीरोस बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, तो D8 D6, यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, D5 भी नहीं दिया है। D5 दिया होता अगर वीक फील्ड में तो हम कर लेते, ठीक है। अब दूसरा इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या हो सकता है। चलो D10 की बात करते हैं। D10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 6 भर जाएंगे, यहाँ 4 भर जाएंगे, तो यहाँ पर आ गए 0.6 और यहाँ भर गए 4। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ठीक है। कुछ आई बात समझ में? या तो D5 हो जाए या तो D10 हो जाए, और वो बोल रहा है इन बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, अगर D10 है तो नीचे 6 ही भराएंगे, ऊपर 2 ही भराएंगे। इसको 6 इंटू 0.4 करोगे तो ये 2.4 आ जाएगा माइनस में, और 0.64 करोगे तो ये फिर 2.4 आ जाएगा प्लस में, और इसको मिलाकर 0 हो जाएगा। तो D10 वो कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही वीक फील्ड में अगर वो बोलता सिर्फ ये बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक में, तो ये आ गया इन वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर D5 ही होता, फिर D5 होता, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है। ब्लू एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड सोल्यूशन गिव्स, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। ग्रीन प्रेसिपिटेट नहीं, ग्रीन सोल्यूशन बनाता है। ये सोल्यूशन कलर्ड हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन उसको रिप्लेस कर देता है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पहला या दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज शुड बी एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी क्या होता है एच न्यू, अगर ये कम तो एनर्जी कम, और एस सी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी। यहां पर देखते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें एनर्जी गैप लोएस्ट हो। अब वही बात है, हमने क्या देखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें क्लोरीन वोरीन आखिरी में है, तो क्लोरीन में क्या होगा एनर्जी गैप कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो क्लोरीन वाले केस में होगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले CO, फिर CN, फिर SCN, फ्लोरीन आखिरी में आएगा B, ठीक है। सीरीज के अकॉर्डिंग देखना है इसको। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन D6 मेटल कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ डेल्टा नॉट रिस्पेक्टिवली। चलो देख लेते हैं। D6 1 2 3 4 5 6, ये T2G, ये EG है ना। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 2 3 4 5 6, ये हो गया माइनस 0.6 0.4 डेल्टा नॉट, और ये प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब जैसे उसने बोला हाई स्पिन, पहले अपन लो स्पिन का निकालते। लो स्पिन बना लिया है क्योंकि जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरे नीचे ही भर जाएंगे, तो लो स्पिन भर गया। अब माइनस 0.4 इंटू 6, तो हो जाएगा माइनस 2.4 डेल्टा नॉट। तो बाद वाला जो है ना हाई स्पिन नहीं, लो स्पिन क्या आ रहा, माइनस 2.4 डेल्टा नॉट। तो ऐसा केवल और केवल ए ऑप्शन में, ठीक है। अगर बोलता हाई स्पिन तो 4 इधर भरते 2 ऊपर भरते। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज K4Fe
FeCN होल 6। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऐसा निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर आयरन का क्या है 26, प्राइमरी वैलेंसी यहां पर क्या हो जाएगी 2 प्लस, और सेकेंडरी वैलेंसी कितने लिगेंड से सराउंडेड है 6 से, तो 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 और 26, 26 माइनस 2 12, तो हो जाएगा 24, इसको हम कर लें 24 प्लस 12, तो हो जाएगा 36। तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितने लिगेंड से सराउंडेड है, ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड से सराउंडेड है, वो सेकेंडरी वैलेंसी है। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग, देखो स्टेबिलिटी अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स की, तो जहां पर पॉलीडेंटेट लिगेंड है जैसे ईडीटी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ईडीटी नहीं है, ऑक्सलेट ईएन है, ये भी बाइडेंटेट है, चिलेट रिंग बनाते हैं, तो ये भी काफी स्टेबल है। फिर उसके बाद अगर ईडीटी और ईएन या बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो फिर हमें देखना है कि भाई किसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पेयर्ड है, कंप्लीटली पेयर्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब देखो यहां पर ईडीटीए ईएन ऑक्सलेट सब दिया है, लेकिन ईडीटीए हेक्साडेंटेट है, एक चिलेट रिंग बनाता है, वो भी 6 मेंबर्ड 6 रिंग बनाएगा, तो ईडीटीए ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। हाउ मेनी ईडीटीए मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, ऑक्टाहेड्रल तब बनता है जब 6 डोनेटिंग साइट हो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर ईडीटीए हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है मतलब एक ईडीटीए काफी है 6 डोनेटिंग साइट के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो अगर कैल्शियम का हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ईडीटीए की जरूरत पड़ेगी।